Hello dear aspirants, a very warm welcome to Achiever Batch for 69 BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और हमने शुरुआत करी है मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ प्री और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्री में जहां पे तथ्यात्मक प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, वहीं मेंस में एनालिटिकल अप्रोच रह सकता है बीपीएससी का। यदि बात करें बीपीएससी का, तो बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही यह चैप्टर, साथ में आईएएस एग्जामिनेशन और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का काफी फेवरेट टॉपिक है। यहां से मेंस एग्जामिनेशन में एनालिटिकल प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और 69 बीपीएससी और फर्दर बीपीएससी एग्जामिनेशन एंड आईएएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। देखिए, ब्रिटेन के आने से पहले, दैट मींस अंग्रेजों के आने से पहले, जो भी इन्वेडर्स थे जो इंडिया में आए, चाहे वह मुगल हो या कोई अन्य, वे लोग जो थे परंपरागत भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था से छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया और यहाँ की जो लोकेलिटी थी, जो यहाँ की संस्कृति थी, उसी में रच बस गए। ठीक है। और जो भी मतलब प्रशासन बदलने का या राजा बदलने का तात्पर्य इतना ही होता था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनका चेहरा बदल गया, लेकिन जो परंपरागत ढांचा था वो जस का तस बना हुआ था। भले ही पॉजिटिव रूप से इसमें एड ऑन होते गई चीजें, सुधारात्मक कार्रवाई होते गई, लेकिन परंपरागत ढांचे में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अपने पेस से आगे बढ़ती रही। लेकिन जब ब्रिटेन वासी आते हैं, दैट मींस अंग्रेज आते हैं, तो अपने जातीय दंभ के कारण और अपना जहां इनका औद्योगिकरण हो रहा था, उस औद्योगिकरण को फुलफिल करने के लिए, उस प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए जो कच्चे माल की रिक्वायरमेंट था, तो उस कच्चे माल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जो प्रोड्यूस था, जो फाइनल प्रोडक्ट था उनका, जो मतलब औद्योगिक उपज थी, उसको कहीं खपाने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। तो भारत इनके हाथ में लगा सोने की चिड़िया थी, जो एक तरीके से कच्चे माल का एक्सपोर्ट कर सकता था, मतलब ब्रिटेन यहां से कच्चा माल ले सकता था और अपने फाइनल प्रोड्यूस को यहां पे लाके खपा सकता था। इसलिए इन्होंने जो भी नीतियां बनाई, आर्थिक नीतियां बनाई, अपने हितों को संरक्षित करने को लेकर बनाई, अपना पक्ष पोषण करने को लेकर बनाया, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इनहैंस करने का और यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने को लेकर इन्होंने कोई नीतियां बनाई। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर फ्रेंड। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, मैं थोड़ा सा प्रचार कर लूं बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट्स, आपने कहीं पढ़ रखा होगा या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मात्र ये 2500 रुपये मात्र इसका फी है। वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डीआई, और इसमें एसए के 100% टॉपिक 100 प्लस टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ 100 प्लस करंट के टॉपिक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट से वगैरह यहां से स्रोत से कवर किए जाएंगे। काफी डायनेमिक अप्रोच के साथ रेलेवेंसी के अनुसार इसमें बिहार करंट इनपुट और जो भी स्टैटिक इनपुट रहेगा करंट का, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, इसमें डाला जाएगा। इसके साथ साथ वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जो भी क्लासेज होंगे ये वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस एंड इफ यू वांट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड पेस ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805। ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर है 98 10 63 8805। इस दोनों नंबर पे किसी पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रचार का माध्यम, यही है हमारे लिए। ठीक है। देखिए, किसी भी टॉपिक को जब हम कवर करते हैं ना, तो टॉपिक की फ्रेमिंग करना बहुत ही अनिवार्य होता है और उससे किस तरीके का प्रश्न अराइज हो सकता है, यह भी एक जिंदा दिमाग को सोचना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहां से किस तरीके से बीपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। और यह कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आपको प्रीवियस ईयर मेंस का आपके पास कोई बुकलेट नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप एक मार्केट से खरीद लो। मैं रिकमेंड करूंगा केबीसी नैनो का ले लेना। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ट्रेंड पता चलेगा, आपके दुश्मन का माइंडसेट आपको पता चलेगा कि मेरा दुश्मन जो कि बीपीएससी है, इसी को तो हराना है एग्जामिनेशन में, चाहे प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। ठीक है। एक्चुअली प्री और मेंस में ही हराना होता है। जब यहां पे हरा दिए तो इंटरव्यू आपका बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो आपको जब हराना है तो दुश्मन का माइंडसेट पता होना चाहिए, दुश्मन किस तरीके से सोचता है, जो कि बीपीएससी है, ये पता होना चाहिए। और ये पता करने का स्रोत क्या है? PYQ,
बुकलेट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट। जब आप इस बुकलेट को पढ़ोगे तो बीपीएससी किस तरीके से ट्रेंड बदल के आजकल पूछ रहा है आपको पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो हमारे पीडीएफ नोट्स में बहुत सारी चीजें आपको मेंशन रहेंगी। ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही ज्यादा डायनेमिक टॉपिक है। एक एक सेक्शन कम से कम इसमें मैं 3 क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 3 पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। 4-5 पन्ने का हर एक पीडीएफ नोट्स होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आप अदर स्टेट पीसीएस को भी टारगेट करो, आईएएस को भी टारगेट करो तो आप आराम से लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ संभावित प्रश्न, एक संभावित प्रश्न मैंने यहां पे लिख दिया है। ये बुकानन अमेरिकी राइटर रहे हैं, उनका कथन है कि अलग थलग रहने वाली स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने वेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के आलोक में इस कथन का परीक्षण करें। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह लाइन है। ये आप कब कर सकते हो, जब आपका एनालिटिकल अप्रोच हो, जो कि हमारा यूएसपी है। हम किसी भी टॉपिक को आपको मतलब यूं ही नहीं प्रोवाइड करा दिए कि लो भैया मॉडल आंसर ले लो और आप घर पे बैठ के पढ़ लेना। देखिए मॉडल आंसर के थ्रू यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉडल आंसर खुद से तैयार करो कि आपको खुद से क्या उसमें इनपुट करना है। तो उससे पहले आपको प्रॉपर स्टडी, किसी भी टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस करके स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। आप अपना माइंडसेट सुधारो, आप अपना टेम्परामेंट सुधारो, इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, अपने पर्सनालिटी में रेशनल टेम्परामेंट डेवलप करो, ताकि किसी भी टॉपिक को आप किसी एक आयाम से ना सोच सको बल्कि बहुआयामी अप्रोच के साथ उस टॉपिक को पढ़ो, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे या ऐसे पूछे, आप आराम से उसका उत्तर दे सको माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, और इसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें पीडीएफ नोट्स में भी डाल दिया है, वहां से देख लेना। अब परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन, इसका एक वो है, इसमें हम कृषि का भी विघटन देखेंगे, कैसे इन्होंने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, कितना हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। हमारा एक आज का पोर्शन है कि किन नीतियों के तहत जो भी परंपरागत अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसका विघटन कर दिया। इसमें कुछ नीतियां हैं जिसके तहत परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। इन शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए वीडियो लेक्चर में जो भी मैं चीजें लिखता हूं यहां पे स्लाइड में, ये क्या द्योतक है कि आपको इन शॉर्ट, यदि आपको मतलब शॉर्ट में नोट्स बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो परंपरागत अर्थव्यवस्था के विघटन करने के पीछे कुछ इन नीतियों का हाथ रहा है। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, रेलवे का विकास, इसी रेलवे के विकास पर जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक एक टॉपिक पे पूछा जा सकता है। तो मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं किसी भी हड़बड़ी में नहीं हूं, आराम से हमारे पास 7 से 8 महीना समय है, हम आराम से चीजों को कवर कर सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यह थियरी है और ये सनातन सत्य है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। रेलवे का विकास होने से कैसे परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, दस्तकारों पर अत्याचार किस तरीके से परंपरागत अर्थव्यवस्था के विघटन का कारण रहा। देखिए आप हिस्ट्री भले ही कहीं से पढ़ रखे हो, हिस्ट्री का ऑनर्स हो, लेकिन जो मेरा टेम्परामेंट है आपको पढ़ाने का किसी कॉलेज में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी का जो मतलब एजुकेशनल सिस्टम है हमारा केवल रटाने भर का बेस है। मुझे पता है यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, प्रोफेसर क्या करते हैं कि आप उनके क्लास में पढ़ने जाते हो, एक सेट, क्योंकि वही लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, एक सेट पढ़ा देते हैं क्वेश्चन से पहले, एग्जाम के पहले, कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, वहीं में से क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे लिख के आराम से फर्स्ट डिवीजन पास कर जाते हैं। लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो कहां से आएगा भैया बंधु, तो वो आएगा आपको सोचने से। आप कहीं भी पढ़ो, खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं जो चीजें बता रहा हूं इसको फॉलो करके, ठीक है। इस थियरी को, इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने नंबर बता ही दिया है, 97-170-58-805, या नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस दोनों नंबर पे किसी पे कॉल करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। इसके साथ साथ कच्चे माल का निर्यात को बढ़ावा देना कैसे परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन का एक कारण रहा, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। अब एक एक करके इसका जो है हम एनालिसिस करते हैं। पहला, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। अब एक तरफा मुक्त व्यापार नीति होता क्या है, 1813 के बाद जो है इसकी स्थिति पे हम चर्चा करेंगे। इसमें 1813 के बाद अंग्रेजों के द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार नीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब इसको कैसे बढ़ावा दिया गया मैं आपको यहां पे बताऊंगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इंडिया है, क्या है, इंडिया है, और ये है आपका ब्रिटेन है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे कच्चा माल है, कच्चा माल है यहां पे बहुत ज्यादा, और ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियस इस
पेन को बनाना है तो इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल लगेंगे, और ये रॉ मटेरियल किसके पास है? इंडिया के पास है, और इंडिया से इसको चाहिए तो ये क्या करेगा? कच्चा माल यहां से निर्यात करेगा। दो टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, जो कॉजेस थे परंपरागत अर्थव्यवस्था के विघटन के, तो ध्यान में रखना। तो यहां से जो निर्यात होगा ना, यहां से इंडिया से जो निर्यात होगा, और जो यहां पे ब्रिटेन में जो भी मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आयात कर रहे हैं, या ब्रिटेन की गवर्नमेंट आयात कर रही है, तो यहां पे ये लोग आयात शुल्क जो था वो काफी कम लगाते थे। ठीक है, तो आयात शुल्क काफी कम लगाते थे, तो कच्चा माल जो है इनको काफी सस्ते दाम पे मिल जाता था। और जब सस्ते दाम पे इनको मिल जाता था, लेकिन वहीं पे मान लीजिए ब्रिटेन, ये जो है इंडिया जो है अपना फाइनल कोई हस्तशिल्प है या इंडिया का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो बेचना चाहता है, ब्रिटेन को कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो जैसे यहां पे जाएगा तो निर्यात ड्यूटी यहां पे बढ़ेगी और यहां पे आयात शुल्क बढ़ेगा। तो क्योंकि यहां पर भी ब्रिटेन है, यहां पर भी ब्रिटेन है, तो जो दोनों जगह ब्रिटेन है, तो ऑब्वियस जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा तो यहां पे जाके कोई भी महंगा वस्तु उतना मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती है, क्योंकि कहीं भी जो मार्केट स्टेबल होता है वो मीडियोकर के जनसंख्या पे और मीडियोकर कितना खरीदता है उस पर बेस्ड होता है। तो ये लोग यहां से याद कर लेते थे। अब यहां पे जो इनका, लेकिन जब जो ब्रिटेन का प्रोड्यूस था, फाइनल प्रोडक्ट था, जो भी ये लोग बनाते थे, पेन वगैरह बनाते थे, तो इसके लिए इनको कच्चा रॉ मटेरियल मिल गया सस्ता। अब ये जो प्रोडक्शन करेंगे यहां से इनको निर्यात शुल्क भी कम देना पड़ेगा, और यहां पे ब्रिटेन है, फिर भारत में बैठा हुआ है, तो ये आयात शुल्क भी यहां पे कम दे देगा। तो ये सस्ते में इंडिया मार्केट में ये लोग डंप कर देते थे अपने फाइनल प्रोड्यूस को। तो यहां पे जो परंपरागत और हैंडमेड मानव निर्मित वस्तुएं थी वो इनके कंपटीशन में मार्केट में टिक नहीं पाती थी। तो मार्केट में जब टिक नहीं पाएंगी तो ऑब्वियस वो बिक नहीं पाएंगी, जब बिक नहीं पाएंगी तो कोई कहां प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, पेन की कंपनी है, मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो आप क्यों पेन का प्रोडक्शन करोगे? ठीक है, ओवरऑल तो जब पेन का प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपको अपनी कंपनी बंद करना पड़ेगा, कोई अन्य रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो एक तरफा मुक्त व्यापार नीति इन्होंने अपनाई वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ठीक है, और भारत जो है केवल एक कच्चा माल के निर्यातक के रूप में और इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के खपाने के डेस्टिनेशन के रूप में जो है रह गया। बाकी चीजें जो है इसकी तहस नहस हो गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का क्या नतीजा था। इसके साथ साथ अब देखिए, ये तो था ही, तो ये इनकी पकड़ थी मान लीजिए कि केवल वहां तक, शहरी इलाकों तक। अब गांव चूंकि स्वावलंबी गांव थे, ठीक है, गांव बहुत ही ज्यादा स्वावलंबी थे, और ये गांव अपने आप में इतना सफिशिएंट थे कि अपने लोगों को भी पाल सकते थे और कहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे एक फार्मर की फैमिली है, मान लीजिए वो ए फार्मर की फैमिली है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, और मतलब पार्ट टाइम में एग्रीकल्चर के अलावा ये हस्तशिल्प का भी काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इनको एग्रीकल्चर का इनकम हो जा रहा है, हस्तशिल्प से इनकम हो जा रहा है, एग्रीकल्चर से इनके खाने पीने की पूर्ति हो जा रही है, और हस्तशिल्प को एक्सपोर्ट वगैरह करके ये लोग क्या कर ले रहे हैं? अपना मतलब धन संपत्ति की सृजन और उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने को लेके काम करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जहां पे केवल शहरी इलाकों तक अंग्रेजों की पकड़ थी, आपको पता है कि 1853 के बाद जब यहां पे रेलगाड़ी की शुरुआत हुई, तो वहां पे उन्होंने क्या करा? रेलगाड़ी का जाल बिछाया, और ये जाल गांव तक पहुंच गया। जब गांव तक पहुंच गया तो ये जो सस्ता माल वाला हमने यहां पे कंपटीशन देखा, ये सस्ता माल वाला कंपटीशन अब गांव में भी होने लगा। जब गांव में होने लगा ये कंपटीशन, तो ऑब्वियस जो हैंडमेड प्रोड्यूस था वो इनके सस्ते माल के कंपटीशन में नहीं टिक पाया मार्केट में, और गांव की जो अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा स्वावलंबी थी वो तहस नहस हो गई, वो भी बर्बाद हो गई। और जो किसान वगैरह थे, जो मतलब कहीं ना कहीं हस्तशिल्प उद्योग पे भी निर्भर थे, एक तरीके से उनका पार्ट टाइम भी जॉब होता था, वे लोग केवल कृषि पे निर्भर होने लगे। और जो केवल हस्तशिल्प करते थे, जो भी दस्तकार थे, इन उद्योगों पे निर्भर थे, वो मतलब बेकार हो गए, और उनका टोटल मूवमेंट जो है एग्रीकल्चर पे पड़ा, एग्रीकल्चर पे भार बढ़ गया। ठीक है, एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1901 से लेकर 1940 तक
1940 तक एग्रीकल्चर पर जहां डिपेंडेंसी थी 1901 में 60%, 1940 में ये 10% और बढ़ गई, 70% के बराबर कृषि पे डिपेंडेंसी इंडिया में बढ़ गई। तो हमने देखा कि कैसे गांव में जब रेल का विकास हुआ, रेल जो है गांव तक पहुंचा, तो गांव की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब देखिए इसके साथ साथ ये चीजें तो चल ही रही थी, इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने तरीके से लोगों पर, दस्तकारों पर, कर्मचारियों पर अत्याचार कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों का बंगाल के दस्तकारों पर भारी अत्याचार पड़ा। उन्होंने ये दबाव दिया कि देखो भैया, जो तुम सामान बना रहे हो ना, ये कम दाम पर बेचो, नहीं तो तुम्हारी मतलब खैरियत नहीं है, ठीक है। तो ये जो दस्तकार थे, वो जो अपना सामान बनाते थे, तो उनको कम दाम पे बेचना पड़ता था। तो मान लीजिए कि आप कोई पेन बना रहे हो और इस पेन में 50 रुपया इन्वेस्टमेंट है, आपका 10 रुपया मान लीजिए मजदूरी हो गया, ओवरऑल कोई टैक्सेस वगैरह मिला लिए 10 रुपया और हो गया, तो ये 70 रुपया में आपको बेचना है। 70 रुपया तो ये आपका मतलब कॉस्ट ही हो गया, इनपुट कॉस्ट हो गया। अब इसमें लाभ कमाइए, मान लीजिए आप 5 रुपया ही कमाना है, ठीक है। तो आपको बेचना है 75 रुपया, लेकिन ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कह रहे हैं ना भैया, तुमको बेचना है 65 रुपया में या ज्यादा से ज्यादा 70 रुपया में बेच सको। तो आप क्यों बेचोगे जब आपको मतलब यहां से इतना मेहनत करने के बाद, पूरा जीवन बर्बाद करने के बाद आपको 70 रुपया का सामान, आपको लागत ही 70 रुपया है और 70 रुपया में बेच ही रहे हो, तो कोई ना नफा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो व्यापार, वो बिजनेस कोई क्यों करेगा। तो ऑब्वियस ये या तो बंद करेंगे, है ना, और इनका मूवमेंट कुछ और होगा, कृषि पे जाएगा, कुछ और मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उस पे से अंग्रेजों ने तो किया नहीं, तो इस वजह से इनका भी मूवमेंट जो था वो एग्रीकल्चर पे गया और एग्रीकल्चर पे ये फाइनली डिपेंडेंट होने लगे। और उस समय एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, राजस्व नीतियों में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि एग्रीकल्चर जो है दबाव के कारण, अधिक जनसंख्या दबाव के कारण और तहस नहस उसकी स्थिति होने लगी। इसके साथ साथ जो पुश्तैनी पेशा था ना, उसको भी छोड़ने को लेके दस्तकारों के ऊपर इन्होंने दबाव बनाया और ये लोग अंततोगत्वा इतने मतलब हीन विहीन हो गए कि इनको एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी शो करने के अलावा या एग्रीकल्चर पर निर्भर करने के अलावा कोई और इनके पास साधन नहीं रह गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो इनकी नीति थी, तो इन्होंने क्या करा कि भारतीय शासक या राज दरबार होता था ना, इसको इन्होंने क्या करा, बर्बाद कर दिया। ये पेन चल नहीं रहा है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। इन्होंने जो भारतीय शासक और दरबार थे, जो परंपरागत व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, इन्होंने उसको भी बर्बाद किया। तो होता क्या था कि जो हस्तशिल्प वगैरह उद्योग था, कोई भी उद्योग हो, केवल कपड़ा वगैरह भी नहीं हो, रबड़ हो या कुछ भी हो, लोहा का सामान हो, तांबे का सामान हो, बर्तन हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग जो भी डेली यूज के सामान होते थे, ये लोग जो शिल्पकार थे या जो भी इंडस्ट्रियल घरेलू उद्योग के, कुटीर उद्योग के लोग थे, तो ये अपने प्रोडक्ट को ले जाके कहां पे बेचते थे, राज दरबार में बेचते थे। वहां पे बैठे संभ्रांत लोगों के परिवार में ये लोग बेचते थे। लेकिन ये जो परंपरागत व्यवस्था थी, इसको अंग्रेजों ने तबाह कर दिया। तो जो इनके मेन खरीदार थे ना, वे लोग भी जब नहीं रहे तो खरीदेगा कौन इनका सामान। तो ओवरऑल जब सामान कोई खरीदेगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो इनकी कंपनी बंद हो जाएगी, इनका घरेलू उद्योग बंद हो जाएगा, मतलब धंधा बंद हो जाएगा, तो इनका इनकम स्रोत अब बंद हो जाएगा और जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, तो कृषि पर निर्भरता बढ़ती जाएगी इनकी, ठीक है। तो ये एक कॉज रहा। दूसरा कॉज ये कच्चे माल का निर्यात जो है, इन्होंने कच्चे माल का निर्यात का डेस्टिनेशन बना लिया केवल इंडिया को। आप देखिए कच्चे माल के निर्यात के चलते क्या हुआ इनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने आपको बताया कि यहां पे इंडिया से केवल ये लोग कच्चा माल लेते थे और अपने फाइनल प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे लाके इंडिया में डंप कर देते थे। तो मान लीजिए ये भारत है, भारत से सारा कच्चा माल यहां से चला जाएगा ब्रिटेन में, तो यहां पे कच्चे माल की कमी हो जाएगी। तो यहां पे जो घरेलू उद्योग वाले हैं लोकल, तो इनको कच्चा माल तो मिलेगा ही नहीं। तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था का रूल है, जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो, मतलब किसी भी वस्तु की उपलब्धता मार्केट में कम हो और लोग खरीदने वाले ज्यादा हो, तो उस वस्तु की प्राइस बढ़ेगी ही। जब वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी, दैट मींस जो कच्चे माल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये लोग खरीदेंगे, शिल्पकार इस कच्चे माल को महंगे दाम पे। तो महंगे दाम पे खरीदेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी तो महंगे दामों पे बिकेगा ना, और महंगे दाम करने का मतलब इनकी बर्बादी।
क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का ये जो सस्ता माल था, अपना मतलब मशीनीकृत सस्ता माल था, उपज था, वे लोग लाके ये भारतीय बाजार में डंप करते थे, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं देते थे और भारतीय मतलब सस्ते में अवेलेबल रहता था, तो लोग इसी सामान को खरीदते थे, न कि स्वदेशी सामानों को। ऑब्वियस लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो सस्ते माल को खरीदने का ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, जिसके वजह से जो है जो भी यहां की अर्थव्यवस्था थी तबाह हो गई और ये लोग भी फिर से सब लोग कहां जाते थे, भग भगा के एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाते थे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे शहर तबाह हो गए, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि जहां पे यहां पे जो शिल्पकार रहते थे शहरी इलाकों में, और कभी ये प्रमुख केंद्र होता था उत्पादन का, शहरों में भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ये इतना तबाह हो गया कि यहां पे नाम मात्र के लोग रह गए। ठीक है, विलियम बेंटिक ने लिखा था 1834 और 1835 में इस सिचुएशन को स्टडी करके कि भारतीय व्यापार की बर्बादी की जैसे कहीं बर्बादी हमने अभी तक नहीं देखी। भारतीय जो शिल्पकार हैं या बुनकर हैं, उनकी हड्डियां जो है भारतीय मैदानों को विरंजित कर रही हैं, ऐसा इन्होंने भयावह स्टेटमेंट दिया था। इस स्थिति का वर्णन इन्होंने किया था। ठीक है, इसके साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। ऑब्वियस एक तरीके से इन्होंने क्या करा, एक तरीके से तो यहां का जो लोकल शिल्पकार व्यवस्था थी या लोकल जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, इसको इन्होंने तबाह तो किया ही, साथ में तबाह करने के बावजूद भी यदि ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिए रहते, यहां पे नई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए होते, नई नई टेक्नोलॉजी पे आधारित मशीनीकृत अर्थव्यवस्था का निर्माण किए होते, तो ऑब्वियस जो लोग पेशेवर थे, पहले शिल्पकार वगैरह थे या अदर इंडस्ट्री में काम करते थे भारतीय लोग, उनको एक वैकल्पिक रोजगार मिलता और उस रोजगार में जाके वो लोग अपना काम धाम करते और पैसा अर्न करते और अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये लोग जो थे, मतलब भारतीय लोग जो थे, वो कहां जाएंगे? एग्रीकल्चर पे ओवरऑल सब चीजों का प्रकोप जो पड़ता था, ओवरऑल एग्रीकल्चर ही वहन करता था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंपरागत अर्थव्यवस्था का इन्होंने मतलब विनाश किया, साथ में वैकल्पिक रोजगार का भी इन्होंने विनाश कर दिया, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ही नहीं और एग्रीकल्चर पर बोझ, ठीक है, बढ़ते गया। साथ में आपने देखा कि कैसे इन्होंने कृषि और घरेलू एकता को तबाह करा था रेलवे के इन्वेजन से। जब रेलवे 1853 में शुरू हुआ तो गांव गांव तक रेलवे का इन्होंने जाल बिछा दिया और सस्ते ब्रिटेन के द्वारा निर्मित सस्ते मालों से इन्होंने पाट दिया। इस तरीके से इसका समेकित प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था, जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक निर्यात केंद्र एक तरीके से बन गया, जो कच्चे माल का निर्यातक और अपने द्वारा फाइनल प्रोड्यूस का खपाना मतलब खपाने वाला केंद्र बन के रह गया माय डियर फ्रेंड। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको काफी एनालिटिकल अप्रोच के साथ समझ में आ गई होगी। टॉपिक समझ में आपको जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और हाँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805 98 10 63 8805। माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइम इज योर एंड यू आर द विनर्स। आप हमसे ज्वाइन करें और 69 बीपीएससी मेंस को क्रैक करके आप अपना एक सीट पक्का करें माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।